देश में आपातकाल लागू किए जाने के 50 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इसे लेकर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने इमरजेंसी डायरी नाम की एक किताब लॉन्च की। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आपातकाल में कांग्रेस द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार को कभी भूल नहीं पाएगा। संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी डायरीज नाम की किताब का भी जिक्र किया, जिसमें उनके अनुभवों का जिक्र है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि उस समय वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। उन्होंने लिखा है कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर उसी सोच के साथ अब भी काम करने का आरोप लगाया है जिस सोच के साथ आपातकाल थोपा गया था। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है जो आपातकाल में था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया है। खड़गे ने मोदी सरकार पर पिछले 11 साल से अघोषित इमरजेंसी लागू करने का आरोप लगाया है। जो लोग संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। तो इमरजेंसी को लेकर देश में सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां कांग्रेस को इंदिरा सरकार की इमरजेंसी याद दिलाकर घेर रही, वहीं कांग्रेस पिछले 11 साल से देश में आपातकाल की बात कर रही है। आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी। इमरजेंसी पॉलिटिक्स जरूर सुनिए 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी के दौरान लोगों के बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर इमरजेंसी का विरोध करने वालों को याद किया गया। कैबिनेट ने इन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले भी हुए हैं। इसमें पुणे मेट्रो
लाइन 2 के विस्तार के लिए 3626 करोड़, झारखंड के झरिया कोल फील्ड पुनर्वास के लिए 5940 करोड़ और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आज लाइन 2 इसका 3626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। इसमें जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और दूसरी सुधार परीक्षा मई में होगी। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। बताएं आलोक, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए छात्रों के लिए बहुत ही राहत की खबर है जो कि 10वीं बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई के जरिए देने जा रहे हैं। अब जो है सीबीएसई ने ऐलान किया है कि अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होंगे और ये व्यवस्था 2026 से लागू की जा रही है। जो पहली परीक्षा होगी वो फरवरी-मार्च में होगी और दूसरी परीक्षा मई में ली जाएगी। एक को मुख्य परीक्षा कहा जा रहा है, दूसरी को सुधार परीक्षा कहा जा रहा है। ये पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, छात्र दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस परीक्षा में जो अगर पहली बार आपने मई में जो पहली बार परीक्षा दिया तो दूसरी परीक्षा में आपको विषय बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ जो री इवैल्यूएशन होगा उसकी भी परमिशन दूसरी बार जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ही दी जाएगी। अगर आपको मेरिट सर्टिफिकेट भी जो दूसरी परीक्षा होगी उसके बाद ही जारी की जाएगी। तो ये सारी नई चीज़ें इस बार शामिल की जा रही हैं और इसके बाद जो व्यवस्था है ये वैकल्पिक तौर पर शुरू की जा रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसका ऐलान किया गया है। इसका जो मकसद है छात्रों में परीक्षा को लेकर दबाव और तनाव को कम करना है और जो एग्जाम्स होंगे पहली और दूसरे जो फरवरी-मार्च और अप्रैल में होंगे उनके रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से आएंगे। पहली जो परीक्षा होगी उसके रिजल्ट्स अप्रैल में आएंगे और दूसरी परीक्षा जो होगी उसके रिजल्ट जून में आएंगे। तो ये सारी व्यवस्था 2026 से लागू होने जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दालों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कई दालों की कीमतें एमएसपी से भी नीचे चली गई हैं। लिहाजा ग्राहक को सस्ती दरों पर दालें खाने को मिल रही है और महंगाई के आंकड़ों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। इस साल दालों का बम्पर उत्पादन देखने को मिला। इतना ही नहीं, दालों का आयात भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पीली मटर दाल को सरकार ने 2026 तक ड्यूटी फ्री आयात के लिए किया हुआ है, तो जिसकी वजह से दालों के दामों पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। दालों के दाम एमएसपी से नीचे पहुंच गए हैं और यही वजह है कि जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह उन्होंने कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है उनके साथ बैठक की और ये घोषणा की कि सरकार तूर और उड़द दाल जो है एमएसपी के ऊपर खरीदेगी। पीएसएस फंड्स के जरिए ये दालें सरकार खरीदेगी। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दालों के दाम थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन जो उपभोक्ता है उसके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि खासतौर पे कि दालों के दाम पिछले साल के मुकाबले 5% से लेकर के 40% तक उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। उपभोक्ता की जेब पर ये दालें अब काफी सस्ती पड़ रही है और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है सरकार का वो भी डाटा उसको भी कम रखने में दालें काफी मदद कर रही हैं। और अब देखते हैं शुभांशु की उड़ान, ऐतिहासिक उड़ान से जुड़ी खबरें। तो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। कई रुकावटों के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हो गए। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन गए हैं। ये मिशन इससे पहले 6 बार टाला जा चुका था।
ये मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर रहा है। इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 28 घंटे की यात्रा के बाद कल शाम भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:30 बजे ISS की में ये डॉकिंग होगी। शुभांशु शुक्ला ISS में 14 दिन तक रहेंगे और रिसर्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला और सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ISS के लिए उड़ान भरने के बाद शुभांशु शुक्ला ने एक वीडियो संदेश भेजा। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु के माता पिता भी बेटे को स्पेस के लिए रवाना होते देखकर भावुक हो गए। शुभांशु के पिता SD शुक्ला ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि शुभांशु जैसा बेटा हमारे घर में पैदा हुआ। क्या कहेंगे शुभांशु? अरे मिशन सक्सेसफुल है, हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। सब मिशन सक्सेसफुल, बहुत अच्छा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी मैकिन्जी को बड़ा इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने रिलायंस के फ्यूचर, विजन, इनोवेशन, लीडरशिप, टैलेंट के बारे में खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि रिलायंस हर 4-5 साल में कुछ नया करती है। इस वक्त वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी का दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। उनकी सोलर, बैटरी, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी को लेकर बड़ी योजनाएं हैं। डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी उनके बड़े मेगा प्लान्स हैं। उन्होंने अपनी सफलता के मंत्र भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जियो को शुरू करना सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क आज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जियो ने भारत की डिजिटल क्रांति में बड़ा योगदान देकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि सोच नई हो और टीम मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने अपनी बिजनेस फिलॉसफी पर बात करते हुए कहा कि बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, समाज में बदलाव लाना होना चाहिए और नई पीढ़ी के सामने कुछ नया करने की चुनौती है। RBI ने अपने जून के मंथली बुलेटिन में कहा है कि फिलहाल ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता का माहौल है। एक तरफ ट्रेड को लेकर अस्थिरता है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। ऐसे में भारतीय इकोनॉमी मजबूती से खड़ी है। पिछले साल कृषि में अच्छी ग्रोथ दिखी थी, अभी लगातार चौथे महीने महंगाई कंट्रोल में है और ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। सीज फायर का जश्न बाजार में बरकरार है। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आज सेंसेक्स 700 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। IT और ऑटो शेयरों में आज के बाजार में बाजी मारती दिखाई दिया और डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो कल से हमने देखा था कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ होती हुई नजर आई है, जिसके बाद जो बुल्स हैं उसने अच्छी खासी रैली जो है मार्केट में पकड़ी है। चाहे बात आप ब्रॉडर इंडाइसेस की कर लीजिए, चाहे आप सेक्टर वाइज देखिए, तो हर जगह पे जो मोमेंटम है वो शानदार तरीके से बना हुआ है। और आज के सत्र की बात करी जाए तो बाजार के अंदर जो न्यूज फ्लो है और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाया है, जिसके बाद स्टॉक्स में हमें एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी में आज किस तरीके के नंबर्स देखने को मिले। देखिए निफ्टी 50 की अच्छी खासी चाल थी, उसके बाद बाकी के जो
ब्रॉडर इंडेक्सेस थे वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए टाइटन यहाँ पे न्यूज फ्लो था जिसके बाद अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री 2.25% का इजाफा। इन्फोसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 2.25% के गेन देखने को मिले और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2% की आज के सत्र में तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में करीबन 3% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1.25% की कमजोरी। आयशर मोटर्स करीब 1% की कमजोरी और ओएनजीसी बिकॉज जो क्रूड है वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ नजर आया जिसके बाद ये थोड़े से लॉसेज हमें देखने को मिले हैं। मिड कैप के नंबर्स की तरफ देखते हैं। देखिए पेज इंडस्ट्री यहाँ पे करीबन 4.5% का इजाफा कल ये खबरों में भी बना हुआ था और आज भी जो मोमेंटम है कैचअप रैली है वो जारी है। कल्याण ज्वेलर्स में करीब यहाँ पे भी एक कैचअप रैली आप बोल सकते हैं बिकॉज टाइमेक्स ग्रुप और साथ में जो टाइटन है उसमें एक अच्छी खासी तेजी जिसके बाद यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन। मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो 4.25% का इजाफा यहाँ पे और इरेडा की बात करी जाए तो 3.5% की तेजी करीबन यहाँ पे देखने को मिली है। लूजर पॉकेट में मसगांव डॉक शिप बिल्डर यहाँ पे करीबन 3% के हमें लॉसेस देखने को मिले। इनफैक्ट जो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जब से ये वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें जो नेगेटिव ट्रेंड है वो देखने को मिला है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बिकॉज यहाँ पे फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई थी जहां पे आगे की ग्रोथ को लेके कंसर्न्स जताए गए हैं। न्यूज में भी बना हुआ है जिसके बाद 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। भारत डायनामिक्स करीबन 2% के लॉसेज और सेल में भी करीब 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखने को मिला है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए, सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए, ऑल ओवर जिस्ट ऑफ द मार्केट पॉजिटिव नोट पे ही बंद हुआ है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की आज से प्राइमरी मार्केट में एंट्री हो गई है। आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस 12,500 करोड़ के आईपीओ को निवेशक 27 जून तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का प्राइस बैंड 700 से 740 रुपए शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 20 शेयर का है। निवेशकों को इसे खरीदने के लिए कम से कम 14,800 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल निवेशक 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। पहले दिन आईपीओ 37% सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईरान इजराइल के बीच फिलहाल सीज फायर हो गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट में दावा किया है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल जंग रुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि 12 दिन के दौरान ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। If they rebuild? Would the United States strike again? And I've also Sure. a question about But I'm not going to have to worry about that. It's gone for years. It's very tough to rebuild because the whole thing has collapsed. In other words, inside, it's all collapsed. इधर मानसून ने पश्चिम और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे देश को अब कवर कर लिया है। इसका जगह जगह असर भी दिख रहा है। जम्मू में तवी नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति फंस गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनते नाले में कार फंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में अगले 36 घंटे में इसके मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों समेत 9 राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य राज्यों के लिए येलो अलर्ट है। बात करें गुजरात की तो मानसून की बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात की 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया है। हालात ये हैं कि गुजरात की ज़्यादातर नदियों के साथ ही कई डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसकी वजह से पानी सड़कों पर बह रहा है और लोगों के घरों में भी घुस चुका है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि तेज़ बहाव में कई लोग फंस गए हैं। कहीं कहीं सड़क पर बहता पानी अपने साथ गाड़ियां बहा कर ले जा रहा है। सूरत, वापी, वलसाड, दाहोद, छोटा उदयपुर और अरावली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 2 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। मणिकरण, बंजार के तीर्थन और ख़ास तौर पर सेंज वैली में भारी नुकसान हुआ है। सेंज नदी में आई बाढ़ के कारण एक पिता और बेटी समेत 3 लोग पानी में बह गए। हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी के कर्मचारियों के शेड में मलबा और पानी घुस गया, जबकि एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस की टीम ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। उन्हें ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मजीठिया एसएडी के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। मजीठिया पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर आप सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने एक महिला के साथ आप सरकार के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह की आपत्तिजनक तस्वीर भी पोस्ट की थी। इस पर काफी विवाद हुआ था। अब शिरोमणि अकाली दल के नेता कह रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार सच को दबाने के लिए झूठे केस का सहारा ले रही है। पंजाब की सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈਗਾ? कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ गलत काम हैगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं किया? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर चलती है। ड्रग्स के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है। दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।